એઆઈસીસીના સેક્રેટરીએ બજેટના મુદ્દા પર પ્રેસ વાર્તાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। વર્ષ 2025-26નું બજેટ જાહેર થયા બાદ આજે સર્કિટ હાઉસ વડોદરા ખાતે એઆઈસીસીના સેક્રેટરીએ બજેટના કેટલાક મહત્વના મુદ્દા પર પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી। તાજેતરમાં જ કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા વર્ષ 2025-26નું વિકાસલક્ષી અને જનહિતકારી બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું, ત્યારે આ બજેટના કેટલાક મહત્વના મુદ્દા પર એઆઈસીસીના સેક્રેટરી શ્રી રામકિશનજી ઓઝાએ આજે વડોદરા ખાતે આવેલા પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી। આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બજેટ રજૂ કરવામાં આવેલા મહત્વના મુદ્દા અંગેની વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। આ દરમિયાન વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ શહેર પ્રમુખ ઋત્વિજ જોશી, વિપક્ષના નેતા ચંદ્રકાંત શ્રીવાસ્તવ, કાઉન્સિલર ઝા ભરવાડ, પુષ્પાબેન વાઘેલા તથા કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। એઆઈસીસીના સેક્રેટરી શ્રી રામકિશનજી ઓઝાએ પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે कांग्रेस की एकता की चिंता हमसे ज़्यादा हमारे विरोधियों को है, लेकिन ये 140 साल पुरानी पार्टी है। इसका इतिहास है इस देश को चलाने का, इस देश पे लोगों के लिए सवाल उठाने का। अगर आप देखें 140 साल में इस देश में चाहे राहुल गांधी जी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, महात्मा गांधी जी की बात करें, तो इन्होंने जनता के ही सवाल उठाए और जनता के सवाल उठाने का काम हमारा नीचे से नीचे वाला कार्यकर्ता और देश का बड़े से बड़ा नेता करता है। हम एकत्रित हैं और एकत्रित रहेंगे और एकत्र रह के काम करेंगे, एकत्र लेके वैचारिक लड़ाई भी लड़ेंगे और मतभेद और मनभेद का सुलझाव भी कर लेंगे। आप देखिए आने वाले समय में काम करेंगे। जो भाजपा का जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली से सारा राज्य वाकिफ है। जोड़ तोड़ की नीति कांग्रेस ने कभी की नहीं है। हमारी विचारधारा सब लोगों को साथ में लेके चलने की। हम न किसी रंग में फर्क करते हैं, न किसी धर्म में फर्क करते हैं, न किसी साइज में फर्क करते हैं। हम प्रेम को देखते हैं, हम भारत जोड़ने की बात करते हैं, हम भारत तोड़ने की बात करते हैं। हमारा इशू यही है। देश में अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की गठबंधन थी। आपको लगता है कि उसके कारण जो सक्सेस मिली है वो शायद अगर गुजरात में हो या वडोदरा में हो तो कुछ सक्सेस आगे मिल सके? देखिए, हम लोगों का जो गठबंधन होता है वो वैचारिक रूप से होता है और कोई मुद्दों के साथ होता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है कि आप लोगों के जो कमिटमेंट पब्लिक के साथ ये है और हमारी कमिटमेंट ये है। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ हम आपस में हम लोग अलायंस करते हैं। लोकसभा के अंदर हमने अलायंस किया, उसका परिणाम आपने देखा। आगे भी अगर समय ऐसा आएगा कि हम साथ में बैठते हैं और हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो हमारे एजेंडा है हम मिलते हैं, मैच होते हैं, तो हम किसी के साथ भी अलायंस करने के लिए तैयार है। सवाल ही नहीं करने का। पब्लिक ने अगर नहीं जुड़ती तो हमें ये साथ का भी मैंडेट नहीं मिलता। और भी मिले थे कुछ लोग हमारे किसी न किसी दबाव में, प्रेम में या किसी लालच में छोड़ के गए बहुत सारे लोग। भाजपा की नीति यही है हर जगह, हर राज्य के अंदर। चाहे कर्नाटका ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश ले लीजिए, चाहे मेघालय ले लीजिए, उनका तरीका ही, चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे वो राज्य की शासन हो, राज्य सरकार हो, तोड़ फोड़ की राजनीति में खुले रूप से कहता हूँ बात कि तोड़ फोड़ की राजनीति करके हमें शासन में कैसे रहना, ये उन्हें बखूबी से आता है। कांग्रेस ने अभी तक ये सीखा नहीं है और न हमें सीखना चाहते हैं। हम जनता के दरबार में जाएंगे और आज भी कल जनता उनको सही सबक सिखाएगी। तो ये सच्चाई है। मैं समझता हूँ बैठा हर एक आदमी खुली आंखों से सब देख रहा है। आप तो पत्रकार हैं, आप तो हमारी आंखें हैं, आप हमारे कान हैं, लेकिन जो जनता है वो भी ये सब समझ चुकी है। वक्त आएगा, थोड़ा हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। मेहनत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन उनके जैसे रास्ते हम नहीं अपनाएंगे। हम गांधी के आइडियोलॉजी के लोग हैं, हम पंडित जवाहरलाल गांधी के आइडियोलॉजी के लोग हैं, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के आइडियोलॉजी के लोग हैं। हम ये नागपुर के आइडियोलॉजी के लोग नहीं हैं। हम जो है हम लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे और लोगों को पसंद आएगी हमारी बात, तो हमें विश्वास है पसंद भी आएगी और हमें सत्ता भी इस बार हो देगी। आप ऐसा बताइए कि हम कॉर्पोरेशन में सत्ता में थे, महानगर पालिका में, बड़ौदा में, कि हमने विकास नहीं किया।
30 साल हमने सत्ता सामने दे रखी है। हम जनता के प्रतिनिधि के साथ हैं तो क्या हुआ? नंबर गेम से सरकारें बनती है। राहुल गांधी के पीछे 100 अगर लोकसभा सदस्य हैं, इसका मतलब वो सत्ता में नहीं है, ऐसा नहीं है। सत्ता के बाहर विपक्ष की आवाज है, जनता की आवाज है, और जो लोग नंबर गेम में बढ़ गए हैं वो सत्ता के अंदर है। चुना उनको भी गया है लोकसभा में, और चुना उनको भी गया है। तो सत्ता में रह के ही काम किया जा सकता, और सत्ता के बाहर रह के विरोध नहीं करना चाहिए, ये किसी डिक्शनरी में लिखा नहीं है। हम सत्ता के विरोध में रहेंगे तो भी सवाल उठाएंगे, और सत्ता के अंदर रहेंगे तो पूरी ताकत से जनता की सेवा करेंगे, जिसका उदाहरण इस देश में है। यहाँ कई संस्थानें अभी भी है, बाल भारती और सब बहुत सारी संस्थान आप देखेंगे तो कांग्रेस के समय की है। बैंकें आप देखेंगे कांग्रेस की समय की है। आप अमूल डेयरी का नाम लेंगे तो भी कांग्रेस के समय की है। IIT का नाम लेंगे तो कांग्रेस के समय की है। यहाँ कई रास्ते आज भी कांग्रेस के समय के हैं। यहाँ ऐसी कई बिल्डिंगें, बुनियादें कांग्रेस के समय की है। जनहित के लिए देश आज़ाद होने के बाद में गांव-गांव का विकास करने के लिए अगर स्थानिक स्वराज संस्था का निर्माण अगर किया है तो कांग्रेस ने किया है। आज हम महानगर पालिका में चुनाव हो रहा है, महानगर पालिका बनाई गई है, नगर पालिका बनाई गई है, नगर पंचायत बनाई गई है, ग्राम पंचायत बनाई गई है, वो भी कांग्रेस की देन है, क्योंकि उसके माध्यम से जनता की सेवा करने का वो धोरण था, वो आइडिया था। ये तो उसको तोड़ने काम कर रहे हैं। क्यों महानगर पालिका बनाई गई? क्यों जनप्रतिनिधि दिया गया कि 5,000 10,000 लोगों का समूह अपने विकास के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुने? वो स्थानिक स्वराज संस्था का निर्माण कांग्रेस ने किया कि वो अपनी बात बता सके उसको। ये तो उनकी नहीं सुन रहे हैं। स्थानिक स्वराज संस्था का निर्माण कांग्रेस ने किया है। आज अगर कांग्रेस निर्माण नहीं करती तो इनको सत्ता में रह सकते थे क्या? ये नहीं रह सकते। तो कांग्रेस की ठीक है, ये अपवाद होते हैं थोड़े से। हमारे यहाँ लोकतंत्र ज़्यादा है, हर आदमी को बोलने का अधिकार है। हमको ईडी नहीं भेजते किसी के यहाँ, हम किसी के यहाँ पुलिस नहीं भेजते थे, हमने किसी को अरेस्ट नहीं किया। हमने कभी भी हमारे साथ 70 साल ईडी थी हमारे पास, हमने कभी 10,000 लोग सिर्फ कांग्रेस के ही विरोधी पक्ष के लोगों को अरेस्ट नहीं किया। ईडी का निर्माण हुआ था, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए किया। हमने सत्ता पक्ष ने विपक्ष के लोग को अरेस्ट करने के लिए पुलिस का निर्माण नहीं किया। पुलिस का निर्माण है लोगों को सुरक्षा देना। पुलिस खाते का निर्माण हुआ था संविधान के मार्फत कि जनता की सेवा करना, जनता को डर से बचाना। ये तो उसका निर्माण, उस संस्था का निर्माण लोगों को दबाने के लिए कर रहे हैं। तो क्या नहीं किया कांग्रेस ने? आप पूछिए, मुझे बताइए, मैं आपको हर चीज़ का जवाब देता हूँ। और मैंने कोई गोल गोल जवाब नहीं दिया, हर चीज़ का सटीक और सीधा जवाब दिया है। अभी भी आपको पूछना तो और पूछ सकते हैं, मैं बैठा हूँ। मैंने मेरे पिछले जवाब में कहा था कि हम आइडियोलॉजिकल पार्टी, हमारे खून में, हमारे आइडिया में सबको साथ में लेने का एजेंडा है। चाहे वो छोटे से छोटा तबका हो, पंक्ति के आखिर में खड़ा हुआ व्यक्ति भी हमारे लिए इस देश का नागरिक है। वो राष्ट्रवादी है, वो इस देश को प्रेम करने वाला है, न वो किसी जात का है न किसी धर्म का है, वो इस देश का नागरिक है। ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। ये कतई नहीं हो सकता कि भाजपा के नीतियों के कारण हम अपनी आइडियोलॉजी बदलें। हमारे काम करने का ढंग बदल सकता है, ये हम ज़रूर करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी वो गांधीयन आइडियोलॉजी, हमारी आइडियोलॉजी लाल बहादुर शास्त्री की आइडियोलॉजी जिसने हरित क्रांति लाई। हमारी आइडियोलॉजी पंडित जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी है, जिसने देश को बुनियादी सेवा से भरपूर किया जो आज लोग खा रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी सरदार वल्लभ भाई पटेल की आइडियोलॉजी से, उसने एक अखंड भारत उस आदमी ने बनाया। उन्होंने एक दिन के अंदर अखंड भारत बनाया। ये बात करते अखंड देश की, इस पूछिए उन लोगों से कि हिंदुस्तान अखंड कब था? हिंदुस्तान अखंड हुआ सारे राजा महाराजों को एकत्र करके वो लाइन ड्रॉ की गई, और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन थी। ये कांग्रेस की देन है। आप आएंगे, जाएंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी वही रहेगी। हमारी भाई रामकृष्ण जी ओझा जी, हमारा प्रमुख ऋतिक भाई जोशी, हमारा साथी डेप्यूटी झा भाई, सीनियर हमारा पुष्पाबेन, बाड़ू भाई, अलकाबेन, दरेक जग्यानी चौथी जागीर मीडिया,
ન્યાય અપાવે બી ના બી અપાવે કંઈ નક્કી નહીં, હે ને? એ અમારા સાથી છે અને અમારા સુખ દુઃખના ભાગીદાર છે. અમે લોકોએ જે કોર્પોરેશનની અંદર બજેટની અંદર જે અમારી ચર્ચા થઈ એ ચર્ચાના અમુક અંશ પહેલાં આપને બતાડી દઉં કે કેવી રીતે બજેટ બનાવે છે અને કેવી રીતે શહેરને મૂરખ બનાવે છે. છેલ્લા 30 વર્ષથી શાસનમાં છે અને 30 વર્ષના શાસનમાં દરેક વખત એવું કહેવામાં આવે છે કે આ પ્રજાલક્ષી બજેટ છે. આપ તો ચોથી જાગીર છો, આપને ખબર છે કે પ્રજાલક્ષી બજેટ હોત તો આ 3 વખત પૂર ના આવ્યું હોત, 11 માણસ ના મર્યા હોત. દિવસે ને દિવસે ટેક્સ વધતો જાય છે. કોંગ્રેસના શાસનમાં 180 રૂપિયામાં 2 ટાઈમ પાણી મળતું હતું, એની જગ્યા પર 1600 રૂપિયામાં લોકોને ગંદુ પાણી મળે છે અને મળતું નથી. હાઉસ ટેક્સ 100 રૂપિયા 200 હતું, આજે 2000 રૂપિયા છે. કોંગ્રેસના શાસનમાં ઝોપડપટ્ટીમાં પાણીનું બી ટેક્સ નહોતું અને ઘરનો વેરો બી નહોતો. એવા અનેક મુદ્દાઓ છે. પણ એ મુદ્દાઓની સાથે સાથે શહેરની અંદર જે લોકોએ આ કામ મૂકેલું એમાં 2-3 કામ, એક તો બજેટના 2 પાસા હોય, એક જમા એક ઉધાર. જમા એટલે તમારી આવક, સોર્સ ઓફ ઇન્કમ કઈ રીતે વધે એના ઉપર તમારે વજન મૂકવાનું, અને બીજું હતું કે કઈ રીતે ખર્ચો કરવાનો. બજેટ બનાવે એટલે લખે અંદર કે આ વખતે અમે 1000 કરોડ રૂપિયાની જગા વેચીશું, એટલે જમીનો વેચીશું, અને વેચાય ફક્ત 20 કરોડની કે 100 કરોડની. પાણીની આવક તો કે 400 કરોડ થશે અને થાય 100 કરોડ. હવે અનેક જગ્યાઓ ઉપર ડેફિસિટ આવે છે અને પછી રિવાઇઝ બજેટની જ્યારે જાય ત્યારે એને આંકડા વધારી દે છે, એટલે એ પેલું 6000 કરોડનું બજેટ થઈ જાય. સાહેબ, લોકોને મૂર્ખ સમજે છે. લોકોને એવું સમજાવવા જાય છે કે ભાઈ અમે બજેટ 6000 કરોડનું બનાવ્યું છે. અરે 6000 કરોડનું બજેટ બનાવ્યું હોય તો નાગરિકોને સુવિધા તો આપો. એ બજેટને શું કરવાનું છે? નાગરિકોને સુવિધા નહીં આપી શકે. હું તમને 2-3 આંકડા તમારી પાસે મૂકું છું. એક સંજયનગરનું મેં સભામાં પ્રશ્ન ઉપાડેલો. સંજયનગર ગરીબ ઝોપડપટ્ટી, સંજયનગરના નામ પર એમનું બાવડું બી હતું ત્યાં. એને લોકોને ભરમાઈ અને 2200 થી 2300 ઝૂંપડા તોડી નાખ્યા અને રેકગ્નાઇઝ કર્યા 1841ને. એમને એવું કીધું કે તમને 18 મહિનામાં ઘર મળી જશે અને દરેકને 2-2000 રૂપિયા ભાડું આપવામાં આવશે. સાહેબ, 2-2000 રૂપિયા ભાડું આવતા પહેલાં ત્યાં ભિક્ષુકની જગા નીકળી, કારણ કે આમ સર સયાજીરાવ ગાયકવાડની નગરીની અંદર સર સયાજીરાવ ગાયકવાડે મૂંગા પ્રાણીઓનું, પક્ષીઓનું બધાનું ધ્યાન રાખેલું. એમાં એક ભિક્ષુક બી હતા જેની જમીન ત્યાં નીકળી. આ જમીન જ્યારે આપી તમે તો અધિકારીઓને ખબર નથી કે આ ભિક્ષુકની જગા છે? એ અધિકારીઓને કેમ સસ્પેન્ડ નહીં કર્યા ભાઈ? ચલો, એ બી વાત માની લીધી આપણે. 2-3 વર્ષ કામ બંધ રહ્યું, પછી કામ 3 વર્ષ માટે ફરી આપ્યું અને એવું કીધું કે 36 મહિનામાં તમને ઘર મળી જશે અને 2000 રૂપિયા ભાડું થઈ જશે, આપવામાં આવશે. સાહેબ, ગરીબ ઝૂંપડપટ્ટીમાં ઓછામાં ઓછા 100 થી 150 માણસો મરી ગયા ગરીબ. 3 વર્ષનું ભાડું બાકી છે, 22% કામ થયું છે અને હજુ સુધી લોકોને ઘર મળવાના નથી. એ હકીકત છે. એ મુદ્દો ઉપાડ્યો. મેં કમિશનરે કીધું તમે આ બ્લેકલિસ્ટ કેમ કરતા નથી? તમારી ભાગીદારી છે. આ મેં સભામાં કીધું છે અને બીજા ડાપણ કરતા હતા. મેં કીધું તમારી ભાગીદારી છે આની અંદર. કેમ નહીં આપ્યા ગરીબોને ઘર? કેમ નહીં આપ્યા તમે 2-2000 રૂપિયા? આ વાત અમે કોર્ટમાં બી લઈ જઈશું અને આ મુદ્દાને અમે આગળ કરીશું. બીજો મુદ્દો અમારો હતો કે હરની બોટકાંડની અંદર 12 બાળકો ઓફ થઈ ગયા, નિર્દોષ. એમની હત્યા કરવામાં આવી છે. એ બાળકોની જે બોટની અંદર 12-14 માણસ બેસાડવા જોઈએ એની જગ્યા પર 28-28 માણસો બેસાડ્યા. શિક્ષિકા બચાવવા ગઈ તો એ બી મરી ગઈ.